नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल मैजिक मंत्रा में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं लेखक भीष्म साहनी की बेहद मशहूर कहानी चीफ की दावत। ये कहानी है मिस्टर श्यामनाथ और उनके घर होने वाली सबसे महत्वपूर्ण पार्टी की। श्यामनाथ चाहते हैं कि उनके चीफ खुश हों ताकि उन्हें तरक्की मिल सके, लेकिन इस तैयारी के बीच एक बड़ी अड़चन आ जाती है, उनकी बूढ़ी माँ। क्या श्यामनाथ अपनी माँ को छिपा पाएंगे? क्या एक रात का दिखावा उन्हें वो सब कुछ दे देगा जो वो चाहते हैं? और एक बेटा अपनी माँ के स्नेह को अपने करियर के लिए कैसे इस्तेमाल करता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं चीफ की दावत। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर बड़ी हलचल थी, कारण उनके चीफ साहब आज दावत पर आने वाले थे। श्यामनाथ और उनकी पत्नी तो बस तैयारी में लगे थे, उन्हें पसीना पहुंचने की भी फुर्सत नहीं थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन में थी, बाल उलझे हुए और चेहरे पर सुर्ती और पाउडर ऐसे ही फैले हुए थे। मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहे थे, हाथ में चीजों की लिस्ट थी और वो एक कमरे से दूसरे कमरे में भाग रहे थे। आखिरकार 5 बजते बजते तैयारी पूरी होने लगी। कुर्सियां, मेज, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में हो गया। अब बारी थी घर का फालतू सामान छिपाने की, जो अलमारियों और पलंगों के नीचे जा रहा था। तभी मिस्टर श्यामनाथ के सामने अचानक एक बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई। मां का क्या होगा? इस बात की ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया था। मिस्टर श्यामनाथ ने पत्नी की ओर घूमकर अंग्रेजी में पूछा, मां का क्या होगा? श्रीमती ने काम रोककर थोड़ा सोचा और बोली, इन्हें पीछे इनकी सहेली के घर भेज दो, रात वहीं रहें, कल आ जाएं। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे अपनी सिकुड़ी आंखों से पत्नी को देखते रहे, फिर सिर हिलाया। नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहां फिर शुरू हो। बड़ी मुश्किल से बंद करवाया था। उन्होंने एक नया सुझाव दिया, मां से कहो कि जल्दी ही खाना खा लें और शाम को ही कोठरी में चली जाएं। मेहमान तो 8 बजे आएंगे, उससे पहले ही वो अपना काम निपटा लें। यह सुझाव दोनों को पसंद आया, मगर तभी श्रीमती सहसा बोल उठी, और अगर वो सो गईं और जोर से खर्राटे लेने लगी तो? खाना तो हम बरामदे में खाएंगे, जो उनकी कोठरी के पास ही है। श्यामनाथ ने जवाब दिया, तो उन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर लें, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। या मां को कह देता हूं कि सोए नहीं, बस बैठी रहें। श्रीमती ने तुरंत टोका, और जो सो गई तो? डिनर का क्या पता कब तक चले? तुम लोग तो 11-11 बजे तक ड्रिंक ही करते रहते हो। श्यामनाथ अपनी पत्नी पर खींच उठे, हाथ पटकते हुए बोले, अच्छी भली ये भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। श्रीमती ने पलटकर जवाब दिया, वाह, तुम मां और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जानो और वो जाने। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। ये बहस का नहीं, समस्या का हल ढूंढने का मौका था। उन्होंने घूमकर मां की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है, और उन्हीं कदमों मां की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। मां दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी थी, दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी देखते हुए मां का दिल भी धड़क रहा था कि बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब आ रहा है, सब कुछ सुबीते से हो जाए। श्यामनाथ बोले, मां आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। मां ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम तो जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। श्यामनाथ ने कहा, जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा, मां ने धीरे से कहा। श्यामनाथ का असली प्लान सामने आया, और मां, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहां बरामदे में बैठना, फिर जब हम लोग यहां बरामदे में खाने आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। मां अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। श्यामनाथ की चिंता अभी खत्म नहीं हुई थी। और मां, आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज दूर तक जाती है। मां लज्जित सी आवाज में बोली, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं है, जब से बीमारी से उठी हूं नाक से सांस नहीं ले पाती। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वो झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ मां, इस पर जरा बैठो तो।
मां माला संभालती, पल्ला ठीक करती हुई उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गईं। श्यामनाथ ने तुरंत टोका, यूं नहीं मां, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, ये खाट नहीं है। मां ने झट से टांगे नीचे उतार ली। और खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, न ही वो खड़ाऊं पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी वो खड़ाऊं उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। मां चुप रही। श्यामनाथ ने अगला सवाल दागा, कपड़े कौन से पहनोगी मां? जो हैं वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूं, मां ने कहा। मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे अपनी अधखुली आंखों से मां की ओर देखने लगे और मां के कपड़ों के बारे में सोचने लगे। श्यामनाथ हर बात में तरतीब व्यवस्था चाहते थे। घर का सारा संचालन उनके हाथ में था। उन्हें चिंता थी कि अगर चीफ का सामना मां से हो गया तो कहीं लज्जित न होना पड़ जाए। मां को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो मां, पहन के आओ तो जरा देखूं। मां धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गईं। ये मां का झमेला ही रहेगा, उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी पत्नी से कहा। कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। मां सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफेद कपड़ों में लिपटा, छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे। वो पहले से कुछ कम कुरूप नजर आ रही थीं। श्यामनाथ ने ऊपरी तौर पर संतुष्ट होकर कहा, चलो ठीक है, कोई चूड़ियां वूड़ियां हों तो वो भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। मां की आवाज में दर्द था। चूड़ियां कहां से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। ये वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह लगा। वो चिढ़कर बोले, ये कौन सा राग छेड़ दिया? श्यामनाथ झुंझलाकर बोले, मां सीधा कह दो, नहीं है जेवर, बस, इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है? जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूं, निरा लंडूरा नंगा तो नहीं लौट आया। जितना दिया था उससे दुगुना ले लेना। मां की आंखें भर आईं। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी? मेरे मुंह से यूं ही निकल गया। जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। मिस्टर श्यामनाथ को खुद भी तैयार होना था। श्रीमती तो कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। श्यामनाथ जाते हुए एक बार फिर मां को हिदायत करते गए, मां रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से जवाब देना। मां ने लाचारी से कहा, मैं न पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूंगी? तुम कह देना मां अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वो नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते मां का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो क्या जवाब दूंगी? अंग्रेज को तो दूर से देखकर घबरा उठती थी, ये तो अमरीकी है, ना मालूम क्या पूछे। मां का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े सहेली के घर चली जाएं, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टालती। चुपचाप कुर्सी पर टांगे लटकाए वहीं बैठी रहीं। एक कामयाब पार्टी वो है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। श्यामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। बातचीत उसी रॉ में बह रही थी जिस रॉ में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मैम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए? साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लगे थे। दफ्तर में जितना रोब रखते थे, यहां उतने ही खुश मिजाज हो रहे थे। उनकी पत्नी काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत-प्रोत, कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। वो बात बात पर हंसती और श्यामनाथ की पत्नी से ऐसे बातें कर रही थीं जैसे उनकी पुरानी सहेली हों। और इसी रॉ में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही न चला। आखिरकार सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे श्यामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही श्यामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गईं और क्षण भर में सारा नशा हिरन गायब होने लगा। बरामदे में ऐन कोठरी के बाहर मां अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर उनके दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए थे। उनका सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटों की आवाजें आ रही थीं। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते। झटके से नींद टूटती तो सिर फिर झूलने लगता।
पल्ला सिर पर से खिसक आया था और मां के झड़े हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। ये देखते ही शामनाथ क्रुद्ध हो उठे। उनका जी चाहा कि मां को धक्का देकर उठा दें और कोठरी में धकेल दें, मगर चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। मां को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर, पुअर डियर। बेचारी मां हड़बड़ाकर उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते न बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गईं और जमीन को देखने लगीं। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर-थर कांपने लगीं। शामनाथ खिसियाई हुई नजरों से चीफ के मुंह की ओर देखते हुए बोले, मां तुम जाकर सो जाओ। तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। मां ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। वो ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाई। शामनाथ इस पर भी खिन्न, दुखी, नाराज हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए मां के आगे किया। मां और भी घबरा उठी। शामनाथ ने आदेश दिया, मां हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में मां ने बायां हाथ ही साहब के दांत में रख दिया। शामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं मां, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है। दायां हाथ मिलाओ, शामनाथ ने डांटा। मगर तब तक चीफ मां का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू? कहो मां, मैं ठीक हूं, खैरियत से हूं। शामनाथ ने मां को रटाया। मां कुछ बड़बड़ाई। शामनाथ ने मेहमानों को बताया, मां कहती हैं मैं ठीक हूं। कहो मां, हाउ डू यू डू? मां धीरे से सकुचाते हुए बोली, ही डू। एक बार फिर जोर का कहकहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। शामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में मां का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और मां सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। शामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी मां गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही हैं, इसलिए आपसे लजाती हैं। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच? मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं। तब तो तुम्हारी मां गांव के गीत और नाच भी जानती होंगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए मां को टुकुर टुकुर टकटकी बांधकर देखने लगे। शामनाथ ने मां से कहा, मां, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। मां धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है? वाह मां, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। साहब ने इतनी रीझ उत्साह से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मां की लाचारी जारी थी। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है? शामनाथ ने उत्साह से कहा, वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, जैसे दो पत्तर अनारा दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। मां कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लहजे में कहा, मां। इसके बाद हां या ना का सवाल ही न उठता था। मां बैठ गईं और क्षीण, कमजोर, दुर्बल, लरजती, कांपती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। देसी स्त्रियां खिलखिलाकर हंस उठीं। 3 पंक्तियां गाकर मां चुप हो गईं। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही न करते थे। शामनाथ की खीज, चिढ़, प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। मां ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांव की दस्तकारी क्या है? शामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओह, बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीजों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं? शामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़ियां बनाती हैं, औरतें फुलकारियां बनाती हैं। साहब ने पूछा, फुलकारी क्या? शामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद मां से बोले, क्यों मां, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? मां चुपचाप अंदर गईं और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाईं। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे।
फुलकारी पुरानी थी, जगह जगह से उसके धागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि देखकर श्यामनाथ बोले, ये फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा, मां बना देंगी। क्यों, मां साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही एक फुलकारी बना दोगी ना? मां चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नजर कहां है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। मगर मां का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए श्यामनाथ साहब से बोले, वो जरूर बना देंगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और मां पर से सबकी आंखें हट गईं, तो मां धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गईं। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों से छल छल आंसू बहने लगे। वो दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, पर वो बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों। मां ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह थे जो थमने में ही ना आते थे। आधी रात का वक्त होगा, मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। मां दीवार से सटकर बैठी आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता, शांति श्यामनाथ के घर पर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाज आ रही थी। तभी सहसा मां की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा। मां, दरवाजा खोलो। मां का दिल बैठ गया, हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? मां कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वो ऊँघने लगी। क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? मां उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही श्यामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ाए और मां को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूं। ओ अम्मी, अम्मी। मां की छोटी सी काया सिमटकर बेटे के आलिंगन में छिप गई। मां की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पहुंचती हुई वो धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूं। श्यामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया। उनकी पेशानी माथे पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे और उनकी बाहें मां के शरीर पर से हट गईं। क्या कहा मां? ये कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? श्यामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा। तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा मां को अपने पास नहीं रख सकता। मां ने अपनी बात दोहराई, नहीं बेटा, अब यहां क्या करूंगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूंगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से मैंने तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मां ने लाचारी जताई, मेरी आंखें अब नहीं हैं बेटा जो फुलकारी बना सकूं, तुम कहीं और से बनवा लो। मां, तुम मुझे धोखा देके यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं, साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। मां चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखती हुई बोली, तो तेरी तरक्की होगी बेटा? क्या उसने कुछ कहा है? श्यामनाथ ने उत्तेजित होकर कहा, कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश गया है। कहता था जब तेरी मां फुलकारी बनाना शुरू करेंगी तो मैं देखने आऊंगा। जो साहब खुश हो गया तो मुझे बड़ी नौकरी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूं। मां के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा और आंखों में हल्की हल्की चमक आ गई। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। और मां दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। मिस्टर श्यामनाथ, अब सो जाओ मां, कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। तो दोस्तों, आज की ये कहानी चीफ की दावत महज कागज के पन्ने नहीं बल्कि हमारे आधुनिक समाज की डरावनी सच्चाई है। ये कहानी चीख चीख कर बताती है कि कैसे एक अंधा स्वार्थी बेटा जो खुद को सफल कहता है, अपने करियर की एक छोटी सी सीढ़ी के लिए अपनी जननी, अपनी मां के अथाह स्नेह और त्याग को एक उपयोग की वस्तु से ज्यादा कुछ नहीं मानता। जब उसके लिए मेहमान भगवान बन जाते हैं तो अपनी वृद्ध मां को वो या तो अड़चन समझकर कोठरी में बंद करना चाहता है या फिर चीफ के सामने दिखावे का हथियार। कल्पना कीजिए, बेटे के अपमान और खर्राटों के डर से कांपती वो मां जो अंत में केवल बेटे की झूठी तरक्की की खातिर अपनी लड़खड़ाती आंखों से फुलकारी बनाने का वादा करती है और खुशी खुशी हरिद्वार जाने का सपना तोड़ देती है।
संक्षेप में ये कहानी उस मध्यम वर्गीय खोखलेपन को उजागर करती है जहां सोफा कवर और ड्रिंक तो विदेशी होते हैं पर मानवीय मूल्य मिट्टी में मिल चुके होते हैं। ये महज एक दावत नहीं थी, ये एक मां के स्नेह और सम्मान की खुली नीलामी थी जिसे बेटे ने अपने स्वार्थ के लिए बेच दिया। दोस्तों, कहानी खत्म होती है पर इसका संदेश हमेशा रहेगा। याद रखिए, सफलता की नींव कभी अपमान पर नहीं रखी जानी चाहिए। अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि आप ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियां मिस न करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुभकामनाएं।